हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो एज़ यूजुअल जो हम रोज़ करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम येस्टरडे क्वेश्चन को। आज वन लाइनर न्यूज़ फिर से नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी वन लाइनर न्यूज़ हैं वो सारी नीचे हैं, ठीक है। जैसे बागी टिहरी एक बुक है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये प्री के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। फिर जैसे यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट आई है यूएन के, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.6 होगी। तो ये भी फैक्चुअल नॉलेज है, तो ये भी एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे ये वाला है एक, जो ये वाली न्यूज़ है, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है EWS, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। और ये DRDO द्वारा क्या हो रहा है, उत्तराखंड में लगाई जा रही है, ठीक है। कितनी लगाई जाएंगी? तो 72 जगहों, मतलब 72 ऐसे सिस्टम लगाए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आज ये जो एडिटोरियल है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का जो वर्ष है वो किन के लिए डेडिकेटेड है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसानों के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जनसत्ता का एडिटोरियल था, और वहीं से मैंने ये देखा और मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही शानदार लगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके मेंस के, मैं लगता नहीं है 100% मेंस और प्री के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप GS पेपर 6 से रिलेट करें, चाहे आप GS पेपर 1 से इसे रिलेट करना चाहें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, WTO को देखेंगे। अभी हम कितनों को देख चुके हैं? तो बहुत सारों को देख चुके हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर मैप इन न्यूज़ में देखेंगे फ्रांस को, है ना। आपको पता ही है वो थी ISA से क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यहाँ से बाहर निकलने की बात करी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ठीक है। तो इसके 2 संस्थापक देश थे, कौन कौन से थे? एक तो इंडिया था, कल हम ये पढ़ चुके हैं। जो भी नहीं देखता प्लीज़ ये DNA जरूर देखें। और एक फ्रांस था, ठीक है। तो ये 2 देश थे, किसमें? ISA में, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मैप इन न्यूज़ में करेंगे फ्रांस को। फ्रांस के हम क्या क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी। सबसे पहले तो ये जियोग्राफी के एस्पेक्ट से फ्रांस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं प्री में, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आज हम देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम IMF पढ़ चुके हैं, हम सार्क पढ़ चुके हैं, हम आसियान पढ़ चुके हैं, हम साप्टा पढ़ चुके हैं, हम ब्रिक्स पढ़ चुके हैं, हम OPEC और OPEC प्लस दोनों को ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। OPEC प्लस भी हम पढ़ चुके हैं, और हम बिम्स्टेक को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इतने ऑर्गेनाइजेशन को हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि डेली न्यूज़ एनालिसिस जरूर देखें। बट बिगिन सबसे पहले आप जाइए टेलीग्राम में और टारगेट UPSC को सर्च करें, आपको ये वाला आइकन मिलेगा। या आप क्या कर सकते हैं, इस बार कोड से क्या कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके कहाँ पर पहुँच सकते हैं? टारगेट UPSC के टेलीग्राम चैनल में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आज मैंने डेमो के लिए एक इन्फोग्राफी डाली है, ठीक है। किसकी इन्फोग्राफी है? तो वो है PIB की, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइए और देखिए उस डेमो को। और अगर आपको वो लगता है कि आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी इसमें लिया नहीं जाएगा पर आपके ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर टारगेट UPSC के चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें या ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम येस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे येस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये गरुड़ वाहन के संदर्भ में था। तो गरुड़ वाहन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट है रक्त परिवहन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट था। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये कि हमको यमुना नदी के उद्गम स्थल पे क्या मिले हैं? माइक्रोप्लास्टिक के कणों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कल के न्यूज़ में था ये, ठीक है। फिर हमने तीसरी जो न्यूज़ देखी थी वो देखी कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सर्वे की जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? तो अर्थ एवं सांख्य निदेशालय को सौंपी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल के DNA में देखा था हमने ये क्वेश्चन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है घेस गांव, जिसे एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? तो वो चमोली जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर कल क्या हुआ था कि माधव गाडगिल जी का निधन हो चुका था, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, वहाँ पर हमने उनके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करी है। तो पहला ऑप्शन है कि वे पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उन्हें वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है वे IISc बेंगलुरु के पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका डी डक आंसर सही है। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो अब बढ़ते हैं सबसे पहले उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ। और उत्तराखंड न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम? ठीक है, तो संस्था का नाम क्या है?
तो उत्तराखंड के हिमस्खलन की चेतावनी के लिए EWS मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम, DRDO और DGRE मतलब रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा क्या लगे हैं, 72 नए सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और अभी ये कितने स्थानों पर लग रहे हैं, तो 30 स्थानों पर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग में क्या है कि हिमस्खलन की घटनाओं में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। इससे पहले हिमाचल पहले पे है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है और तीसरे पे कौन है, अपना प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है सर्वाधिक प्रभावित जिले में उत्तराखंड में सबसे पहला है उत्तरकाशी, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये है हिमस्खलन से। दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है चमोली, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर DGRE मतलब जो अपना रक्षा मतलब जो अपना क्या है, रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान है। ये डिफेंस जियो इन्फोमेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इसकी मदद से और DRDO की मदद से ही क्या हो रहा है कि 72 नए सिस्टम लग रहे हैं। कौन से सिस्टम है, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, मेंस के पेपर में अगर आप इसको क्या करें, रिलेट करना चाहें तो GS पेपर 6 से इसको पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए क्या तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं, तो अर्ली वार्निंग जैसे सिस्टम का आप वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें क्या है निवारण और समन और तैयारियों का हिस्सा है ये। यह सेंसर और सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर जिला प्रशासन को पहले ही क्या भेज देगा, अलर्ट भेज देगा। तो जिला प्रशासन वहाँ पर क्या कर लेगा, पहले ही चाक चौबंद प्रबंध करके रखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सामरिक महत्व भी क्यों है, तो उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है। यह सिस्टम न केवल नागरिकों बल्कि सैन्य ठिकानों के लिए भी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हिमस्खलन से सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया हमारा प्रभावित होता है सामरिक दृष्टि से, तो सैन्य बल प्रभावित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर संस्थागत ढांचे की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड प्रबंधन केंद्र में केंद्र और राज्य के समन्वय का उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे USDMA उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि PCS में भी कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट करके रख लीजिए। और DRDO मिलकर क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, एक MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरी जो न्यूज़ है वो है बागी टिहरी से रिलेटेड है। तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुस्तक है ये। और क्या संदर्भ में है, तो यह पुस्तक दोबारा प्रकाशन किया गया उसका। ठीक है, रिपब्लिशिंग की गई है, उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर की गई है। तो पूर्ण तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ है। यह आपके UK SSS और UK PSC दोनों में ही आ सकती है ये क्वेश्चन। ठीक है, PSC। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है कि बागी टिहरी पुस्तक के राइटर कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इससे रिलेटेड क्या है, एक MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो आज तो ज़्यादा न्यूज़ें हैं नहीं क्योंकि आज शनिवार का दिन है। अब पढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले है, देखो भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी होने वाली है, 6.6 होने वाली है। तो कौन सी रिपोर्ट कहती है, तो UN की एक रिपोर्ट है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं। ठीक है, 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 से के नाम से इन्होंने क्या करी है, एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि 2026 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी हो सकती है, 6.6% हो सकती है। 2025 में का कितना अनुमान था, तो 7.4% था। दक्षिण एशिया की वृद्धि दर कितना का अनुमान लगाया, तो 5.6 का, जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान होगा। और स्टेटस क्या है, तो भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यह प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो ये भी है। फिर आप मेंस में इसको रिलेट कर सकते हैं GS पेपर 3 के साथ। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति क्या है, जब भी आपके पास प्रश्न आएगा कि वैश्विक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आपको कुछ भी लिखना है, तो आप इस रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर वृद्धि के कारक क्यों भारत की वृद्धि बढ़ेगी, तो उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है मजबूत निजी उपभोग, मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, घरेलू मांग तो हमारी लगातार क्या है, बढ़ ही रही है। ठीक है, फिर है मजबूत सार्वजनिक निवेश, तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। लगातार ब्रिजेस बन रहे हैं, लगातार रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, लगातार परियोजनाएं बन रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे US टैरिफ तो है ही एक चुनौतीपूर्ण
है उसने मतलब यूएस ने पूरी तरीके से एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल तो बनाया ही है उत्तराखंड मतलब पूरे भारत के लिए। अभी तक 50% टैरिफ थे, अब कितने बढ़ने वाले हैं तो 5,500% क्या होने वाले, सॉरी, टैरिफ बढ़ने वाले हैं किस पे, इंडिया पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैलेंजेस तो हैं, ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। फिर ये जो एक एडिटोरियल था, ये जनसत्ता का एडिटोरियल है, ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है आपके मेंस के लिए, तो आप इसको देख लो, ठीक है। तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कौन सा घोषित किया गया है, तो 2026 को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है। आप इसको जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर कहाँ पर सामाजिक मुद्दे में, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोसाइटी में। तो कृषि का महिलाकरण, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि पुरुष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे खेती की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। आप इसे बदलते ग्रामीण समाज, जब भी आप बदलते ग्रामीण समाज के बारे में लिखें तो आप अपने उत्तर में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि पुरुष तो क्या कर रहे हैं, लगातार कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और जो घर के सारी जिम्मेदारियां हैं वो किन के ऊपर आ जाती है, महिलाओं के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर क्या पैराडॉक्स है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स ये कि खेत में सबसे अधिक श्रम देने वाली महिला कृषि विज्ञान एवं निर्णय प्रक्रिया में हाशिए पर है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप अपना ऐसे अगर कभी इस चीज़ में लिख रहे हो तो आप अपना ऐसे ना इसी लाइन से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। देखो हाशिए पर जब ये शब्द आ जाएगा तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा वो किसी भी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर महिला सब्जेक्ट है तो यहाँ पर महिलाओं पे वो बड़ा ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे लिखें तो कोशिश करें कि ऐसे जो लाइन्स हैं इनको क्या नोट डाउन करके रख लें आप अपने पास, ठीक है। उत्तराखंड के विशेष में अगर देखें तो पलायन और कृषि, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मनी ऑर्डरिंग अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जहाँ पुरुष क्या करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं और महिला खेती संभालती है। यह उसी समस्या की बात करता है कि निर्णय लेने की शक्ति अभी भी महिलाओं के पास क्या है, कम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। समाधान क्या है कि उत्तराखंड में कृषि नीतियों में महिलाओं को केंद्र में रखना चाहिए और सिर्फ न कि सिर्फ पुरुषों को। और जब महिलाओं को यहाँ पर केंद्र में रखा जाएगा तो जो नीतियाँ बनेगी वो कैसी बनेगी नीतियाँ, तो वो महिला ओरिएंटेड नीतियाँ बनेंगी जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर विज्ञान एवं तकनीक में क्या है, तो पारंपरिक ज्ञान, महिलाओं के पास बीज, मौसम और मिट्टी का पारंपरिक ज्ञान है, इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और जब ये जुड़ जाएगी तो फिर जो हमारा कृषि है वो क्या करेगी, दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। यहाँ पर ऐसा बोला गया था पूरे एडिटोरियल में। फिर चुनौती क्या है कि कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध में लड़कियों की भागीदारी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी थे, जैसे समस्याएं क्या है, महिलाएं केवल मजदूर बनकर रह गई हैं, किसान का दर्जा उन्हें अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। लैंड ओनरशिप अभी भी नहीं मिली है, डिसीजन मेकिंग उनकी अभी भी नहीं चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आवश्यकता क्या है, तो कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन में महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कृषि परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का सबसे गहरा असर महिला किसानों पर पड़ रहा है, इसलिए नीतियाँ जेंडर संवेदनशील होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो हमने ये क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम देखते हैं WTO को, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य वर्तमान में कितने हैं, 164 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो नाइजीरिया की हैं ये, ठीक है, नाइजीरिया की हैं ये। कौन है ये, नगोजी ओंकाजा-इवेला है, ठीक है। तो ये पहली महिला है अफ्रीका की जिन्होंने क्या करा है, WTO का पदभार संभाला है। तो ये इंपॉर्टेंट। इतिहास क्या है, तो गेट, GATT की स्थापना 1948 में बना। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, केवल वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करता था। लेकिन देखो ये गेट तो क्या करता था, केवल वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करता था, लेकिन जो हमारा WTO है ना, वो क्या करता है, वस्तु और सेवा दोनों को ही देखता है, नियंत्रित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उरुग्वे दौर, तो 1986 से 1994 तक चली बातचीत या मार्कस एग्रीमेंट के बाद 1995 में WTO की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अंतर क्या है, गेट केवल वस्तुओं के लिए था, लेकिन WTO क्या है, वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो गुड्स को तो वो कवर करेगा ही, WTO किन 3 चीज़ों को करता है, गुड्स को करता है, सेवाओं को करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तीनों को ही क्या करता है, कवर करता है। तो इसलिए इसका क्या हो चुका है, इसका विस्तारीकरण हो चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर WTO की प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो मुक्त व्यापार,
फिर नियम बनाना, विवाद निवारण और विकासशील देशों को की मदद करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर डब्ल्यूटीओ के कुछ सिद्धांत भी हैं, तो दो मुख्य सिद्धांतों पर ये काम करता है। एक है मोस्ट फेवरेट नेशन, इसके तहत देशों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। यदि आप किसी एक देश को व्यापार में विशेष छूट दे रहे हैं तो वही छूट आपको क्या करनी पड़ेगी, डब्ल्यूटीओ के और देशों को भी, सदस्य देशों को भी देनी पड़ेगी। फिर राष्ट्रीय व्यवहार, जब क्या होता है, जब विदेशी सामान, एक बार जब विदेशी सामान आपके देश के बाजार में आ जाता है तो उसके साथ घरेलू सामान के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी देश का सामान को हम ज़्यादा टैरिफ लगा दें, किसी देश के सामान को हम कम टैरिफ लगा दें। वो तो खैर क्या होता है कि बाइलेटरल समझौते भी होते हैं कई बार ना इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ की एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के नियम शामिल होते हैं। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यह विदेश निवेश पर लागू होने वाले नियमों से संबंधित है। फिर एओए मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यह सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि सब्सिडी को 3 बॉक्सों में बांटा गया है। पहला है ग्रीन बॉक्स, तो ग्रीन बॉक्स में क्या है, ऐसी सब्सिडी जो व्यापार में गड़बड़ी नहीं करती, जैसे रिसर्च, बीमारी नियंत्रण, यह इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं है, इस पर कोई भी रोक नहीं है, किसमें, ग्रीन बॉक्स में, इस पर कोई भी रोक नहीं है, ठीक है। फिर अंबर बॉक्स है, ऐसी सब्सिडियां जो उत्पादन बढ़ाती हैं और व्यापार बिगाड़ती हैं, जैसे एमएसपी हो गया, उर्वरक सब्सिडी हो गया, इससे कम करना होता है, ठीक है। फिर ब्लू बॉक्स क्या है, यह उत्पादन को सीमित करने वाली शर्तों के साथ दी जाने वाली सब्सिडी है। अब इसमें देखो भारत और डब्ल्यूटीओ में क्या मतभेद है और क्या मायने हैं इसके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी में देखते हैं। भारत अपने गरीबों के लिए अनाज का भंडारण करता है और किसानों को एमएसपी देता है। विकसित देश इसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी मानकर इसका विरोध करते हैं, जबकि भारत इसे अपना खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है। फिर क्या है, पीस क्लॉज, भारत ने डब्ल्यूटीओ में एक पीस क्लॉज हासिल किया है, जिससे यह सब्सिडी की सीमा पार करने पर भी दंडित नहीं किया जा सकता इसको, है ना, जब तक कि स्थायी समाधान न निकाला जा सके। फिर सर्विसेज भी हैं, इसमें क्या है, भारत अपने आईटी प्रोफेशनल के लिए अब आसान वीज़ा नियमों की मांग करता है, मोड फॉर सर्विसेज की मांग करता है। फिर इसमें संरचना है, उसमें क्या है कि पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, इसकी बैठक हर 2 साल में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती है वो हर 2 साल में होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है जो जनरल काउंसिल है, ये रोजमर्रा के कार्यों और विवाद का क्या करती है, निवारण को देखती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैप इन न्यूज़ में देख लेते हैं किसको, फ्रांस को देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो आईएसए बोलूँगा मैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये 2 देशों से मिलकर बना, एक इंडिया से और एक फ्रांस से मिलकर बना है, कौन, आईएसए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है मैप इन न्यूज़ में। फिर एआई समिट भी हुआ था 2025 में। फिर अपने जो राफेल आए थे वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रांस में। फिर हमने अभी क्या करा है कि मरीन जेट्स के लिए भी बोला है इनको, ठीक है, किनको, फ्रांस के लिए, वो उसके लिए भी हमें राफेल चाहिए। फिर गणतंत्र दिवस 2024 में भी कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, कहाँ पर, दिल्ली में आए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो फ्रांस पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा देश है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे हेक्सागोनल शेप के कारण इसे एल हेक्सागोन भी कहा जाता है। अक्षांश इतना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट वैसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मानक समय, इसमें यह अपनी घड़ियों को सर्दी में GMT 1 और गर्मियों में GMT 2 पर क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीमाएं 8 देशों से लगती हैं और 3 जल संधियों से इनकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लॉकवाइज देखेंगे तो सबसे पहले है बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम है। फिर जर्मनी है, ठीक, सॉरी, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, 3 देश तो ये हो गए, ठीक है। फिर है स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको के बाद हम अंडोरा आएंगे और स्पेन। देखो कल हमने IMF पढ़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ा था, उसका जो नवीनतम देश है वो कौन है, अंडोरा है। तो अंडोरा कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, देखो यूरोप का देश है अंडोरा, ठीक है। तो अंडोरा और स्पेन, तो ये क्या है, इसके आसपास के देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जल संधियाँ देखो, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बिस्के की खाड़ी यहाँ पर है, और नीचे क्या है, मेडिटेरियन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले अल्पस माउंटेन है, ठीक है, अल्पस पर्वत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रांस और इटली की सीमा में, तो ये है देखो अल्पस पर्वत, ठीक है। और अल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है, देखो ये माउंट ब्लैंक यहाँ पर है। तो अल्पस की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट ब्लैंक है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4807 मीटर है, ठीक है। फिर पायरेनीज कहाँ पर है, ये है, देखो ये है स्पेन और फ्रांस के बीच में है,
ठीक है। पायरेनीज, तो ये जो पर्वत है, पर्वतमाला है, ये किस किस के बीच में है? पायरेनीज तो फ्रांस और स्पेन के बीच में। फिर जूरा किसके बीच में है? तो जूरा देखो ये है, देखो जूरा माउंट्स ये हैं, तो ये किस किस के बीच में है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है जूरा माउंट्स, तो ये हो गए। फिर वोजेस, तो माउंट वोजेस किन दो देशों के बीच? देखो ये है माउंट वोजेस, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। कौन है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन से माउंटेन है? तो वोजेस माउंटेन है। फिर मैसिव सेंटर, तो देखो मैसिव सेंटर क्या है? देखो ये है मैसिव सेंटर, ये पूरे फ्रांस के बीचों बीच में है मैसिव सेंटर। कहाँ पर है? ये है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर अगर आप नदियाँ देखेंगे तो सीन रिवर, तो सबसे पहले है सीन रिवर, ठीक है। तो यह पेरिस से होकर गुजरती है, यह नदी पेरिस से होकर गुजरती है। तो देखो ये हो गया पेरिस अपना, ये हो गया सीन रिवर, तो ये जो नदी जा रही है ये है सीन रिवर, ठीक है, ये है सीन रिवर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर है लावर, तो यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? ये लावर नदी है। तो ये है, देखो ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, ये लावरे रिवर, ये है लावरे रिवर, तो लावर रिवर ये है। फिर रोन, तो रोन जो रिवर है वो रोन रिवर है जो अल्पस से निकलती है, तो ये अपना अल्पस पर्वत है, तो ये है रोन रिवर। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रोन रिवर, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में कहाँ पर गिरती है? तो मेडिटेरियन सी में गिरती है। फिर रोन रिवर के बाद है राइन रिवर, तो राइन रिवर फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, तो ये फ्रांस हो गया, ठीक है, ये जर्मनी हो गया, तो ये बीच में कौन सी रिवर है? राइन रिवर है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो राइन रिवर ये हो गया। फिर गोरोन, देखो गोरोन कहाँ पर है? ये स्पेन से निकलती है और फ्रांस, तो ये गोरोन रिवर कहीं यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा मतलब बनी नहीं हुई है पर यहीं है ये गोरोन रिवर, ठीक है। तो ये कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर भारत और फ्रांस के बीच में कुछ रणनीतिक संबंध भी है, जैसे ISA, तो ये तो कल पता ही चल गया था, इसमें अमेरिका बाहर हो रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम भारत में है। अब हम इनके साथ युद्धाभ्यास भी करते हैं। 3 युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शक्ति, वरुण और गरुड़। तो शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो थल सेना वाला है, वरुण जो है वो नौसेना वाला है और जो गरुड़ है वो क्या है? वायुसेना वाला है। और परमाणु ऊर्जा के लिए भी क्या कर रहा है? फ्रांस हमारी मदद कर रहा है। कहाँ पर? जैतापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में फ्रांस भारत की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल आज के न्यूज़ और डेली न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।